ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 9 है। और वैसे मैंने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करा दी है। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो सीबीएसई के जो पिछले साल के सैम्पल पेपर है उससे मैंने क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं जो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। और ये जो सीबीएसई का 2024 का सैम्पल पेपर था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया था लीनियर इक्वेशन से, इसको ग्राफिकली मेथड से करना है। और फिर मैंने मतलब एक दो ये क्वेश्चन था, ये जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा। मैंने कुछ क्वेश्चन मतलब 2024 के सैम्पल पेपर से नहीं निकाले, कुछ इनका मटेरियल है सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम पर, कुछ मैंने वहाँ से भी निकाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। और एक ये क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी के अंदर आपको आपके पास कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद में और ये क्वेश्चन था, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम से उन्होंने दे रखा है। और ये 3 नंबर का था, यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हो 3 नंबर का क्वेश्चन था। मैं इसको थोड़ा सा नीचे, हाँ ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना है, ये कहीं एनसीईआरटी के अंदर आपको इस टाइप के नहीं मिलेंगे कि इसके अंदर पहले तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, उसके बाद में जो भी फिगर मिलेगी उसके कोऑर्डिनेट्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे है उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर। तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ये यहाँ पर एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर और पिछले साल के जो पेपर में पूछा गया है, मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। अब मैं यही सीरीज चलेगी, एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट करा दी। एक्चुअली मेरा पर्पज है कि आपको ये दिखाना कि एनसीईआरटी ऐसा जो सीबीएसई है वो ऐसा नहीं है कि केवल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी को आप एक हैंडबुक मान के चलो, ठीक है, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दे दिया तो आप समझो उस क्वेश्चन का आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, 2024 में सैंपल पेपर से निकाला था मैंने। अब देखिए, जब भी ग्राफिकल मेथड से आपको इसको सॉल्व करना होता है तो आप क्या काम करोगे, एक ग्राफ बना लो। ग्राफ के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन ये लिख देता हूँ यहाँ पर x+2y=3। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू की हम यहाँ पर अब ज़्यादा वैल्यू नहीं लेंगे, बस दो वैल्यू, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हो आपको दो वैल्यू की ज़रूरत होती है। और फिर हम दूसरा जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसको यहाँ लिख लेते हैं, इसका भी एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ भी कुछ वैल्यू हम ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे। तो ये हमारे पास में एक बॉक्स बन गया और यहाँ पर x है, और बस यही करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इक्वेशन है मेरे पास, x+2y=3। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। नहीं, x की वैल्यू 0 नहीं रखते, y की वैल्यू 0 रखता हूँ। y मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ। तो देखो, जब मैं y 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, =3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 0 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x=3। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझको, 3। ठीक है, अब देखो आप x की वैल्यू 0 रख लो, लेकिन y की वैल्यू ना फ्रैक्शन में आ जाएगी 3/2। तो हम ये चाहते हैं कि एक छोटा, एक सिंपल सा नंबर हमको मिले, ज्यादा मतलब फ्रैक्शन व्रैक्शन हम चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन से कोई आपका आंसर गलत आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपने वैल्यू, बस ये है कि हमको कोई एग्जैक्टली एक जो है इंटीजर्स मिले तो अच्छा होता है कि हमको अपने ग्राफ पर आसानी के साथ उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो अब अब हम, मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी मर्जी है, आप यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू 1 भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो, जब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूंगा इस इक्वेशन के अंदर तो कितना आ जाएगा, 1+2y=3। तो 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये इधर का माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा मेरे पास, यहाँ पर बचा 2। तो 2 से 2 हट गया, तो क्या आप यहाँ 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, कभी आप गड़बड़ कर दो। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू मुझको 1 मिली। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब ये वर्किंग जो है आप दिखा देना, अगर दिखाना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी थी, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो दिखा देना आप। क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वर्किंग भी दिखा देना, ये कि x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। अब हम बात करते हैं इस वाले इसकी, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम।
कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। तो देखो हमारे पास इक्वेशन है ये, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ नीचे। 2x माइनस 3y इक्वल प्लस 8 इक्वल टू ये। तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 रखने का क्या फ़ायदा होगा कि ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 0। और अभी देखते हैं क्या निकलती है वैल्यू इसकी। तो ये 0 बन जाएगा। तो 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। मैं 8 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा। तो अब कैंसिल कर लो इसको। तो कितना आ गया यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई -4। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझको, -4 मिला। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इस इक्वेशन, और ये जो मैंने यहाँ पर वर्किंग की थी। तो आप इसको दिखा देना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि वो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, वैसे इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। अगर हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तब तो मुझे नहीं लगता कि इसको दिखाने की ज़रूरत है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैंने मार्किंग भी इसकी मेंशन की हुई है। तो आप जो है दिखा देना। अब बात करते हैं हम, मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई वैल्यू रख दी तो वो कोई गलत होगा, गलत नहीं होगा, ठीक ही होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन ना बने, आसान सा कोई नंबर आ जाए और फिर जिससे हम आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकें। तो ठीक है, हम यहाँ पर ये वैल्यू रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी लो, x की वैल्यू आप यहाँ पर 1 ले सकते हो, या फिर अगर आपने 1 लिया तो देखो क्या हो जाएगा। एक सेकंड रुको जरा, इसको पहले माइनस का 8 हो जाएगा। और अगर आपने x की वैल्यू लेट से -1 ले ली यहाँ पर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर मैं x की वैल्यू -1 रख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 3y इक्वल टू माइनस का ये, अब ये जो माइनस का 2 है मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ये इधर आकर कैसा हो जाएगा, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और माइनस से माइनस हट गया, तो 3 × 2 = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2। तो y की वैल्यू 2 मिली, और x की वैल्यू मेरे पास -1 मिली। तो अब हम क्या काम करते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट निकाले, इन कोऑर्डिनेट का यूज करके हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो मतलब मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको अपने एग्जाम में टाइम नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ तो मेरा ये थोड़ा डिजिटल होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो आपको जो है बहुत जल्दी अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन का लिख लेता हूँ मैं, x प्लस और 2y और इक्वल टू 3। और इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 3,0, एक कोऑर्डिनेट ये था, और एक 1,1 था। तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूँ कि ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 3,0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो 1 2, ये पता है ना सबको, ये x का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और ये x का निगेटिव y एक्सेस होता है। ये यहाँ पर वाई एक्स का पॉजिटिव और ये वाई एक्स का निगेटिव। तो यहाँ पर हम 3,0 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3,0 कहीं यहाँ पर आएगा, मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास मिला 3,0। तो क्योंकि y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, और y का कोऑर्डिनेट जो होता है वो x एक्स पर 0 होता है। उसके बाद में 1,0, तो 1,1, तो 1,1 कहाँ पर आएगा, देखो ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पर कहीं 1,1 आएगा। ये 1,1 आया। तो अब मैं ये जो लाइन है इसको एक मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और देखते हैं। आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है कि किसी को पूरे मिल जाए और किसी का मार्क्स कट जाए। तो उसका एक रीज़न यही होता है कि जिनने ना एक्यूरेसी के साथ में नहीं बनाया तो उनके मार्क्स जो है यहाँ पर कट सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे पास जो भी ग्राफ है, देखो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। इवन आप दुआ करो कि आपके एग्जाम में ये ग्राफ आए इस टाइप का, क्योंकि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन थोड़ी मुश्किल होती है। एप्लीकेशन को डिकोड करो, फिर उनके जो भी मतलब पूछा गया है उसको निकालो, तो वो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे की ओर कर देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी हो सकता है कि मुझे कोई दूसरा भी मतलब इंटरसेक्ट पता नहीं कहाँ करेगी, करेगी नहीं करेगी।
तो मैंने ये जो है यहाँ पर, और इसको मैं दे देता हूँ इधर, दोनों साइड आप एरो लगा दिए मैंने, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये किस इक्वेशन का जो है ग्राफ है। ये है x प्लस 2y इक्वल टू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया। अब मैं इसको जो है हटा देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरी जो इक्वेशन है मेरे पास, दूसरी इक्वेशन में ले लेता हूँ। यहाँ पर कलर कोडिंग का मैं यूज कर लेता हूँ, जो थोड़ा सा एक ये डिफरेंट हो जाए। तो 2x माइनस का 3y और प्लस का 8, ये मेरे पास इक्वेशन थी। और इसके जो कोऑर्डिनेट है माइनस का 4, 0 और माइनस का 1, 2, ये कोऑर्डिनेट थे। मैं इनका रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूँ। और तो कहाँ पर आएगा, पहला लिखता हूँ मैं माइनस का 4, 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस की है और y की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये इस वाली एक्सेस पर आएगा। तो देखते हैं कहाँ पर आएगा, 1, 2, 3, 4, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, तो ये यहाँ पर आएगा। तो माइनस का 4, 0। उसके बाद में माइनस का 1, 2, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x की वैल्यू -1 है। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2, तो वो भी पॉजिटिव। तो देखो x की वैल्यू है -1, तो ये यहाँ पर है। और y की वैल्यू कहाँ पर होगी, y की वैल्यू ये, तो ये कहीं इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर -1 आएगा और इधर, और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो कहीं इस वाले पॉइंट पर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं लिख देता हूँ -1, 2। तो ये अब इनको मिलाती हुई मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ज़्यादा तो नहीं पूछा था, बस एक स्ट्रेट लाइन ही पूछा था कि आपको जो है स्ट्रेट लाइन बना दो और आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये पहली बार में ही लगभग लगभग ठीक सही आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्राफ ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप इस टाइप से बड़ी सी एक लाइन खींचा करो, जिससे थोड़ा सा पता लग जाए। और वैसे तो एरो की साइन जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी लगा देना। कभी 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि कभी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, तो ये किसका जो ग्राफ बनाया, ये किस इक्वेशन का था, 2x - 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है एक ये ग्राफ बन गया। तो और तो कुछ नहीं बोला था उसमें, यही बोला था कि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली और दिस। तो अब हम ग्राफिकली का मतलब ये हो गया कि आपको ये चेक करना पड़ेगा ये किस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो मतलब सॉल्यूशन भी बताने हैं आपको। तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि ये बताना पड़ेगा कि भाई ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूँ, हाँ ये ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर ये इसी यही सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर कितनी है, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो ये जो इसके जो सॉल्व का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आई हमारी सॉल्व करने के बाद -1, और जो y की वैल्यू है वो y2। तो ये हमारे पास जो है आंसर हो गया, ग्राफिकली मेथड से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, आप देख सकते हो 5 नंबर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले जरा समझो, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझो। देखो कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव स्पीड पहले समझो, रिलेटिव स्पीड मतलब ये कैसा है, कॉम्पिटेंसी के नाम पर इन्होंने जो है डाल दिया है। तो अगर आपके पास एक, मान लो कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पर एक कार खड़ी है ए और एक कार है बी, ठीक है। अब इस कार की स्पीड, ए की कार की स्पीड हम एक्स ले लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। और ये जो बी कार है, बी कार की स्पीड हम 22 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि भाई जो एक्स की स्पीड है, कार एक्स जो है वो कार वाई की स्पीड से, मतलब जो कार बी है इसकी जो स्पीड है वाई इससे बड़ी है, मतलब ज़्यादा स्पीड है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये आता है कि ये हो सकता है कि ये दोनों कार एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रही हैं। तो जब ये दोनों कार एक दूसरे की साइड अप्रोच करेंगे, ठीक है, ये कार ए बी की ओर आ रही है, कार बी ए की ओर जा रही है, तो सिंपल सी बात है ये बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहाँ पर, तो रिलेटिव स्पीड होगी कि कार ए की स्पीड और कार बी की स्पीड को हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड पर बेस है। अब ये हो सकता है, और दूसरा जरा मतलब यही सेम डायग्राम है, और इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कार बी है और ये यहाँ पर कार ए है। थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो सकता है, तो मैं इसके लिए सॉरी को बोलूँगा। देखो यहाँ पर इसकी जो कार बी है, इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास इतना दिया हुआ है वाई, और ये दिए जाएंगे, मतलब दिए नहीं जाएंगे, आपको कैलकुलेट करने होंगे, तो कंडीशंस आपको गिवन होंगी। और यहाँ पर जो कार ए है उसकी स्पीड को हम सेम कंडीशन है यहाँ पर कि जो सेम कंडीशन का मतलब जो कार ए की स्पीड है वो कार बी की स्पीड से ज़्यादा है। अब तो ये मतलब केस नंबर वन होता है कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, केस नंबर वन और केस नंबर टू। तो केस नंबर टू के अंदर ये हो सकता है कि जो कार ए है कार बी का पीछा कर रही है, डिस्टेंस फिक्स है। याद रखना डिस्टेंस इनकी फिक्स है। कभी आप सोच रहे हो कि और जो है डिस्टेंस यहाँ पर दोनों की मतलब यहाँ भी फिक्स है, नीचे वाले केस में भी और ऊपर वाले केस में भी फिक्स है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स है। तो जब कार बिफोर डिस्टेंस, ये जो कार है, कार ए कार बी का पीछा कर रही है, और हमने ये यहाँ पर ये लेट किया है कि कार ए की स्पीड कार की बी की स्पीड से ज़्यादा है। तो तब रिलेटिव जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये होता है एक्स माइनस वाई, क्योंकि देखो इनको ज़्यादा टाइम लगेगा मिलने में। तो यहाँ पर पहले वाले केस में क्या था, कार ए कार बी की ओर अप्रोच कर रही थी, यानी दोनों कार एक दूसरे की ओर अप्रोच कर ली, तो उनको कम टाइम लगता है, इसलिए स्पीड यहाँ पर प्लस की कर दी जाती है। उसके बाद में जब कार ए कार बी का पीछा कर रही है, तो कार ए को कार बी को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मतलब क्योंकि कार ए भी चल रही है कार बी भी चल रही है, तो कुछ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कार ए है उसकी स्पीड में से कार बी की स्पीड हम कम कर दो। तो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का जो मैं कॉन्सेप्ट है ये बताऊंगा। और ये फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू और डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये रिलेटिव रिलेटिव अगर आप किसी भी बुक में पढ़ोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे टाइम है, मैंने क्या लिख दिया ये, तो अगर आप किसी बुक में पढ़ोगे तो ये रिलेटिव स्पीड वाले जो है ये कम ही आपको शायद मिले। तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस के आधार पर वो क्वेश्चन को करते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, ये कॉन्सेप्ट था, तो समझते हैं यहाँ पर। अब देखो आप डायग्राम बना दोगे तो अच्छा रहेगा, डी कोड करो क्वेश्चन को, आपको भी समझ में आएगा, एग्जामर को भी क्वेश्चन को समझ में आता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर कि दो कार है हमारे पास, टू प्लेसेस है यहाँ पर, दो कार तो नहीं है, दो प्लेसेस है, प्लेस ए और प्लेस बी। तो मैं यहाँ पर प्लेस ए लिख देता हूँ और प्लेस बी लिख देता हूँ। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे। प्लेसेस ए एंड बी आर 180 अपार्ट ऑन हाईवे, मतलब इसका मतलब ये हो गया जो दो प्लेसेस हैं वो एक दूसरे से 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, एक उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 180 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार जो है ए से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर जो कार है, कार ए पॉइंट पर एक कार खड़ी हुई है वो स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर जो कार बी प्लेस है इस पर से एक कार स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कार हम यहाँ पर जो स्पीड है हम ये लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ द कार ऑफ फर्स्ट कार भी कर सकते हो, या स्पीड ऑफ द कार एट प्लेस ए, ये भी कर सकते हो, स्पीड ऑफ द कार जो प्लेस ए पर खड़ी हुई है, और स्पीड ऑफ द कार एट प्लेस इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ये बाई नहीं लिखना था मेरे को, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो यहाँ पर इस ये है जो कार भी है, लेट, देखो ए और बी प्लेसेस हैं, कार के नाम नहीं दे रखे यहाँ पर, स्पीड ऑफ द कार एट, यहाँ पर मैंने प्लेस ए, अब ठीक है, प्लेस बी इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं भाई कि जो कार ए की स्पीड है वो मतलब जो ए प्लेस पर जो कार खड़ी हुई उसकी स्पीड जो है वाई की जो यहाँ पर बी प्लेस है उस पर जो खड़ी हुई कार है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। हमने ये कंडीशन, देखो ये कंडीशन आपको लेकर चलनी पड़ेगी, अदरवाइज दोनों की स्पीड हमने सेम कर दी है। तो मतलब देखो यहाँ पर क्या है, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब जब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं दिखाऊंगा आपको कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, स्टेप मार्किंग कैसे होती है, तो आप डायग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसा लिखा नहीं है कि आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन जब आप लिखते हो तो डिकोड करके लिख रहे हो क्वेश्चन को, तो एग्जामर समझ जाता है कि भाई बच्चे को, देखो ये अगर कोई ये करता है तो उसको एग्जामर जो चेक करने वाला होता है उसको पता लगता है कि बच्चे को बाकी में यहाँ पर नॉलेज है। वरना अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे,
और जो बहुत सारे क्वेश्चन वो बच्चे कर भी देंगे, और जो बहुत सारे बच्चे हैं वो डायग्राम बना कर करेंगे, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज़्यादा है, तो डायग्राम बना कर एक्चुअली उनको पता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो हम यहाँ पर ये आ गया। अब तो यहाँ पर उसने बोला है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने इतने यहाँ तक पढ़ कर क्वेश्चन को डिकोड कर लिया और ये सब डायग्राम बनाना डाला। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 9 आवर्स, मतलब ये क्या कह रहा है, अगर जो इफ द कार्स, वैसे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, दो कार्स की बात हो रही ना। तो इफ द कार्स ट्रेवल द सेम डायरेक्शन, जो कार है मतलब एक कार, जो कार यहाँ पर खड़ी हुई थी ए प्लेस पर और जो कार बी प्लेस पर खड़ी हुई थी, वो अब एक दूसरे की ओर चल रही है, ठीक है, एक दूसरे की ओर मूव कर रही है। तो हमारे पास जो दो कार हैं, और ये दो कार होगी, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए और बी, दो प्लेसेस हैं। तो कार इधर की ओर मूव कर रही है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और ये जो बी प्लेस पे जो कार खड़ी थी वो ए की ओर मूव कर रही है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। देखो इसने बोला है यहाँ पर, सॉरी नहीं नहीं, ये मैंने गलत डिकोड कर लिया। हाँ, इधर एक दूसरे की ओर नहीं, इधर जा रही है ये कार, एक के पीछे एक जा रही है, सेम डायरेक्शन बोला हुआ है, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब या तो इधर ही जा रही है या फिर इधर जा रही है। तो हमने ये माना है कि कार ए की स्पीड जो है ज़्यादा है, कार बी जो कार जो ए प्लेस पर जो कार खड़ी हुई इसकी स्पीड ज़्यादा है जो बी प्लेस पर खड़ी हुई कार सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने बस ये दिखा दिया। तो अब देखिए क्या रिलेटिव स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड। तो ले बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये कर सकते हो कि स्पीड, देखो स्पीड इज इक्वल टू, सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, रिलेटिव रिलेटिव वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों के बीच देखो यहाँ पर स्पीड की क्या है, रिलेटिव स्पीड वाला लगता है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपने लिख दिया, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो गलत नहीं है, एग्जामर काट ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती वो काट दे, है तो वही। इवन ये गलत है तो हमको हमको लेकिन आप कैसे भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, ये लिखो या वो लिखो, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर जो स्पीड है मैं रिलेटिव लिखूंगा, जब एक कार दूसरी कार के पीछे पीछा करती है तो मैंने बताया था कि एक स्पीड में से दूसरी स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। आप देखो यहाँ पर, ये देखिए, जब एक कार दूसरी कार का पीछा करती है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, ये वाला ही यहाँ देखो, ठीक है। ये चोर पुलिस का भी केस हो सकता है, आप समझ रहे हो, चोर पुलिस का भी केस में भी इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस लिखेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस है और जो है 180 किलोमीटर, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है 180 किलोमीटर है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उनको 90 आवर्स, अगर वो एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका। तो यहाँ पर इक्वेशन कितनी बन जाएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9 की टेबल से कट कर दो तो कितना आ गया, 9 2 जा, तो इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, केस नंबर, आप इसको 1 बोल सकते हैं, केस नंबर 1, ये और भी अच्छा हो जाएगा एग्जामर के लिए, उसको भी केस नंबर सेकंड मत लिखो, जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि कोई कंपलसरी है लिखना। इफ दे ट्रेवल्स टू, देखो इफ दे ट्रेवल्स में एक और डायग्राम बना लेता हूँ छोटा सा। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ और यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ए बी लिख देता हूँ, प्लेसेस के नाम है। और जो अब दूसरे वाले केस में क्या है कि जो कार जो एक प्लेस पर कार खड़ी हुई है जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, और जो बी प्लेस है, बी प्लेस पे जो कार खड़ी हुई है जिसकी स्पीड y किलोमीटर पर आ रहा है, अब ये एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रही है, ठीक है, कार ए कार बी की ओर जा रही है और कार बी कार ए की ओर आ रही है। तो देखो आप यहाँ पर देखो, इफ दे ट्रेवल्स इफ दे ट्रेवल्स सॉरी इफ दे ट्रेवल टू, देखो यहाँ पर, यहाँ सेंटेंस ठीक लिखा है, सीबीएसई नहीं गड़बड़ कर रखी है यहाँ पर, आप समझ रहे हो ना, दे, तो दे का मतलब ये होगा, ये एस लगा हुआ है यहाँ पर, सीबीएसई में गड़बड़ कर रखी है इंग्लिश के सेंटेंस में। तो एस होना चाहिए और यहाँ से एस हटना चाहिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये एस हट जाएगा, प्लूरल के साथ में एस नहीं लगता है। तो दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड एज बिफोर, तो जिस स्पीड से पहले ट्रेवल कर रही थी तभी स्पीड से, बस कंडीशन ये एक दूसरे की अप्रोच कर रही है। तो हम ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड की जगह क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड। और जब दो कार एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रही होती है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, हम वहाँ पर दोनों कारों की स्पीड को हम प्लस कर देते हैं। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो कह रहा है जब ये एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रही है दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में मिल जाती है, आप समझ रहे हो। तो कितना आ गया यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर। अब मैं यहाँ पर यही सॉल्व कर देता हूँ आपको,
मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये कोई मतलब आगे पीछे मेरे को करना पड़े बार बार, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। अब जो है अपने क्वेश्चन, मेरे पास स्पेस कम होता है, मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर बार बार देखना पड़ेगा क्या इक्वेशन थी, तो मैं यही सॉल्व कर दूंगा। आप जरा सीक्वेंस से करना, देखो पहले मैंने ये लिखा है, उसके बाद में ये लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ये वाला जो मैं हटा देता हूँ इसको। मैंने ये लिखा है, ये इतना लिखा है दूसरे दूसरे वाले उसमें, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ मैं। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर, x माइनस वाई इक्वल टू 20, मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। और x प्लस वाई इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड से करो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। मैं मेथड का नाम नहीं दे रखा, मैं बार बार बोल देता हूँ, बहुत ही कम चांसेस होता है। ग्राफिकल मेथड का नाम देता है जब सॉल्व कराना होता है। एक न्यूट्रल हो गए तो कितना हो जाएगा 2x, तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा 200, और x से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 100। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 100। अब ये x की वैल्यू उठाकर किसी भी उसमें रख दो, तो जो आप इक्वेशन नंबर 1 में लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, x की वैल्यू है 100, और ये आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, y की वैल्यू आ गई 80। तो आप क्या बोल सकते हो, जो कार ए है, कार ए की स्पीड कितनी है, कार ए की स्पीड, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। और कार ए की स्पीड कितनी है, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ, जो सॉरी कार ए की स्पीड नहीं, जो कार प्लेस ए पर खड़ी हुई थी उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, स्पीड ऑफ कार एट 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 है, 80 एट प्लेस ए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिख देना पर आवर। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, तभी आप सोचो फिर। तो ये कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। और जो बी प्लेस पर कार खड़ी हुई थी उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ कार एट प्लेस बी, तो उसकी कितनी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, और 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस टाइप से आपको जो है मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि मैं एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन काफ़ी कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी वाले भाई 4 पन्ने पलट लिए तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से मैंने मतलब करा दी है। और जो बचे कुछ जैसे पिछले साल के क्वेश्चन है, जो प्राइवेट सीरीज वाले होते हैं वो चलाते हैं कि ये ज्वाइन कर लो हमारा, वो ज्वाइन कर लो, तो मैं उन्हीं का सब, मतलब उन्हीं का नहीं, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं सारे आपको छुड़वाऊंगा कुछ नहीं, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो है कराऊंगा, जो सीबीएसई के क्योंकि कुछ बच्चे देखो सारे बड़े बड़े कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते, और अच्छा भी टीचर नहीं मिल पाता, अगर कर भी पाते हैं तो उसके लिए उनको अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, अच्छा रिसोर्सेज। तो अच्छे रिसोर्सेज ये जो होते हैं, बड़े बड़ी कंपनियां खुली हुई हैं, और मैं यहाँ पर नाम, वो उन्हीं रिसोर्सेज को बेचते रहते हैं फ्री में, जबकि वो फिर बच्चों को नहीं पता होता है रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्री में। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैंने कराया हुआ है इसको, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। ये सैंपल में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसने बोला सम ऑफ द डिजिट्स, तो मैंने आपको बताया था, आप पिछले वाले लेक्चर देख लेना। कोई भी नंबर, जब भी 2 डिजिट का कोई नंबर होता है तो उसकी जो फॉर्म होती है, वो उसकी फॉर्म हम ये ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं। ठीक है, ये या ये दोनों, आप यूनिट डिजिट किसको कंसीडर कर रहे हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप 2 डिजिट का नंबर लिखो तो आप उसमें 2-3 चीजें लिख डालो। देखो मैं हो सकता है यूनिट डिजिट को यहाँ पर एक्स लूँ, आप वाई भी ले सकते हो, और मैं यहाँ पर 10th डिजिट को वाई लूँ तो आप एक्स भी लिख, आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहो, लेकिन जो जनरल फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है। तो लेट कर लेंगे, लेट यूनिट्स, मैंने शायद पिछले वाले जो लेक्चर थे उसमें एस लगवाना मैं भूल गया था, शायद मैंने यूनिट ही लिखा था मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन पता नहीं यूनिट्स डिजिट लिखा जाता है, यूनिट्स डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, टू 2 डिजिट नंबर, तो यूनिट डिजिट होगा 2 डिजिट नंबर को हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं एक्स। ठीक है, और टेंस डिजिट नंबर, जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट आती है ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू वाई। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा हमारे पास, ये नंबर जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हो 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल नंबर, या नंबर ही लिख सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो नंबर क्या बना, देखो कोई भी नंबर होता है 2 डिजिट का, वो ऐसा होता है, मतलब 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पर खत्म हो जाते हैं। तो इन सभी की 2 डिजिट के नंबर की जो फॉर्म होती है, अगर आप देखो तो ऐसा, जैसे मैंने यहाँ पर भी नंबर ले लिया, तो ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। ठीक है, इसको यूनिट डिजिट बोलेंगे, यूनिट्स डिजिट बोलेंगे, इसको टेंस डिजिट बोलेंगे।
तो इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ऐसी होती है, 10 × 5 और प्लस का 7। तो आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 + 7 = 57। तो ये जनरल फॉर्म होती है, ये वाली 2 डिजिट के नंबर की जो फॉर्म होती है वो ये होती है। यहाँ पर यूनिट्स डिजिट लिखा जाता है, यहाँ पर टेंस डिजिट लिखा जाता है। तो जो फॉर्म है नंबर की वो ये फॉर्म है। इसको मतलब मैं ये वाली फॉर्म लिख रहा हूँ पहले, तो इसको आप ऐसे लिखोगे वाई, हाँ, बाई एक्स। देखो ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको इक्वेशन नंबर में 1 दे देता हूँ। ठीक है, हमको नंबर निकालना है। फिर अब कंडीशन पढ़ेंगे, भाई कंडीशन क्या बोली है उसमें। तो कंडीशन उसमें ये बोली है, सम ऑफ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। देखो एक नंबर, तो ये तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ही जो है, एक नंबर मिलता है हमको जिसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए। अब इसको जो नया नंबर मिलता है और जो डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर मिलता है उसको हम बोलते हैं न्यू नंबर। ठीक है, न्यू नंबर बोल देते हैं। यार मतलब ऑब्टेन अलग अलग नाम से, मतलब सिंपल सा नाम है उसका, नया नंबर। तो न्यू नंबर का मतलब क्या हो गया कि जो ओरिजिनल नंबर था, न्यू न्यू नंबर। तो न्यू नंबर हमारे पास जो बनेगा वो कैसे बनेगा, उसने बोला कि डिजिट को इंटरचेंज कर दो, रिवर्स कर देना, इंटरचेंज कर देना। मतलब ये जो नंबर हमारे पास ओरिजिनल नंबर है बाई एक्स, इसके डिजिट को इंटरचेंज करने से क्या मिलेगा आपके पास, एक्स वाई। और इसको क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। अब वो कह रहा है कि मतलब मत दो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत तो नहीं है वैसे यहाँ पर दे दो। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, ये जो 2 डिजिट का नंबर था एंड ये जो नया नंबर मिला, इन दोनों का सम आपको 66 के इक्वल कर कर लिखना है। तो पहला नंबर जो ओरिजिनल नंबर था मैं उसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा नंबर था, जो नया नंबर मिला जिसकी डिजिट को हमने रिवर्स किया था, इन दोनों का सम मैं 66 के इक्वल कर देता हूँ। आई थिंक मुझको लगता है कि मैं क्वेश्चन को डिकोड कर पा रहा हूँ और आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो इसका मतलब आपको देखो क्वेश्चन को डिकोड करना ही कोई क्वेश्चन करना है, कोई ऐसा नहीं कि आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, कोई आपका नहीं, डिकोड करना क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो 10 बाई ये और 1 बाई ये, तो कितना हो जाएगा 11, और 1x ये 10x ये, तो 11 = 66। 11 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा, बाई प्लस एक्स = 66। 11 की टेबल से इसको कम कर दो तो कितना आ जाएगा, बाई प्लस एक्स = 6। तो इक्वेशन नंबर मैं इसको यहाँ पर 3 दे देता हूँ। ठीक है, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन उसने ये बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। तो ये कह रहा है कि जो डिजिट में डिफरेंस है वो 2 का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको याद रख चलेंगे जो बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं। ये भी केस हो सकता है, मैं यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है, डिजिट में 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये होता है एक डिजिट बड़ी होगी एक छोटी होगी। अब यहाँ पर हमको नहीं पता कौन सी डिजिट छोटी है कौन सी बड़ी है, तो हमको दोनों केस लिखने पड़ेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि भाई हो सकता है कि जो डिजिट एक्स है वो वाई से बड़ी है, इक्वेशन नंबर इसको 4। और ये भी हो सकता है कि जो डिजिट वाई है वो एक्स से बड़ी है। तो यहाँ पर नहीं दे रखा उसमें कोई कि भाई ये बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पर इसलिए अब बच्चों ने जिन्होंने केवल एक ही केस कंसीडर किया है, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो हो सकता है उसका आधा नंबर या 1 नंबर कट जाए यहाँ पर। तो इसलिए दोनों, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर हम अ, अ, पहली वाली इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और 4 को पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, देखो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है ये, इसका मतलब ये होगा मैं 3 और 4 से कुछ करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ लिख ली और इक्वेशन नंबर 4 मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, 1x 2x। ऐसा भी होता है, कभी जरूरी नहीं हमेशा वेरिएबल के नीचे वेरिएबल भी हो। ये मैंने जानबूझ तो ऐसा किया है, पिछले वाले में नहीं किया था। तो 2 से हटा दो तो कितना बचा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ में आया। अब ये x की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, कौन सी में रखो, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से किसी में भी रख दो। तो इक्वेशन नंबर x की वैल्यू रख देता हूँ मैं 3 में, तो 6 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगा 6 माइनस, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई। तो नंबर कितना मिलेगा मेरे पास यहाँ से, नंबर ये वाला नंबर, ये ओरिजिनल नंबर। तो y यहाँ पर रख दो, हमको पता है ये नंबर, देखो कैसे भी रखो, इसमें रखो या ये जो रखो इसमें, एक ही बात होती है, कोई अलग अलग ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर नंबर अलग से आएगा। देखो यहाँ से लिख कर दिखा देता हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ से मिल जाएगा 24। तो अगर आपने ऐसे भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये नंबर मैं सीधा एन देख रहा हूँ ये, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी,
10 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 2 और प्लस का 4, तो तब भी 24 ही आएगा। तो आंसर गलत नहीं आता, तो ये बस समझने का एक तरीका होता है। अब मैं यहाँ पर तो इक्वेशन नंबर और ये 3 और 5 को सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 इम्प्लाई दैट, तो इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इक्वेशन नंबर 5 को नीचे लिख लेता हूँ। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ गया। कैंसिल करो तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4 आ गई। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे उल्टी आएंगे वैल्यू। ठीक है, ये वाई की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रखो या इक्वेशन नंबर 5 में रखो। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ। तो वाई की वैल्यू कितनी, 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 4 दैट इज 4। तो यहाँ से नंबर कितना मिलेगा, तो नंबर मिला मुझको यहाँ से, जैसे मैंने कहा किसी में भी यहाँ पर रख लो। यहाँ पर देखो उसने न्यू नंबर के बारे में बात नहीं करी, नए नंबर, वो केवल नंबर पूछ रहा है, मतलब जो हमारे पास नंबर था इसके बारे में बात नहीं कर रहा, नीचे वाले में डिजिट जो रिवर्स करके आया था उसके बारे में बात नहीं कर रहा। कभी आप सोच रहे हो कि यहाँ भी वैल्यू रख दे, तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 है, और ये तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 42। अब आप सोच रहे हो दोनों दोनों आंसर अलग कैसे आ रहे हैं, आंसर अलग ही आएंगे। उसने पूछा हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर, तो दो नंबर्स ऐसे, कौन कौन से, देयर आर टू नंबर्स सच दैट 42, ऐसे लिखो देयर आर टू नंबर्स दैट इज 42 एंड 24, बस। तो दिस इज आंसर, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, मैं करा भी चुका हूँ पहले। अब देखो ये क्वेश्चन है तो किस टाइप के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है ये। तो अगर आप जाओगे आर डी शर्मा या फिर अग्रवाल की बुक से या कोई प्राइवेट बुक जो भी आप कोई कोचिंग या जो भी कर रहे हो सकता है कि उसकी बुक में हो। तो अब यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखो अगर यहाँ पर ऐसा है इसको सॉल्व करने का कि लेट भी करके कर सकते हो, बिना लेट के भी कर सकते हो, तो करते हैं हम दोनों। और ये भी देखा जाता है क्या सॉल्व हो, जरूरी नहीं कि कोई क्वेश्चन दे रखा है वो सॉल्व भी हो, आप समझ रहे हो। ये भी यहाँ पर जरूरी होता है कि वो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो। उसने बोला है कि यहाँ पर जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, मतलब ये एक्स की और वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती है, मतलब जीरो से बड़ी है। तो देखते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2/√3, सॉरी √3 नहीं है, √x है ये, और 3/√y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन जो है मेरे पास, दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पर बिना किसी लेट वेट के बाई इसको जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। तो क्योंकि सॉरी 3 को नहीं, मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर आप इसको भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आपको 3 से ही करना है। तो मैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको 3 से जो है मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 3 से कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ। तो 3 से इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं करूँगा तो यहाँ पर आएगा 3 2 6, नीचे √x, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, और नीचे √y। ठीक है, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 6। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, देखो इस इक्वेशन का और ये दोनों सेम होगी, लेकिन उनका साइन अपोजिट कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर कितना बचा, 4/√x प्लस 6/√x इक्वल टू, देखो ये कितना है 6 है, और ये कितना है -1, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इधर। तो नीचे इसको क्योंकि फ्रैक्शन बन रहा है तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 इक्वल टू 5। तो कितना आ गया ऊपर 10, और नीचे आ गया √6 इक्वल टू 5। 5 की टेबल से कैंसिल कर दो 2, और यहाँ पर कितना बचा 1। तो कितना आ जाएगा 2 और √x इक्वल टू 1, √x की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इक्वल टू और √x स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो रूट का स्क्वायर करने पर ये हट जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब ये x की वैल्यू उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो ये x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर चलो अ, इसी में डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में।
तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, रूट 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, और रूट 2 बचेगा, कैंसिल कर दो तो 1 बचा। और इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, तो इधर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 रूट वाई इक्वल टू और 2, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2 माइनस 1, तो कितना बचा, 1 बचा, और 3 अपॉन रूट वाई, इसकी वाई की रूट 1 सॉरी 1 में मल्टीप्लाई कर दो, ये जो देखो ये 3 इक्वल टू, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये रूट हटाना है ना हमको, एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है, ना कि रूट की। तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और वाई का ये, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब आप लेट वेट भी कर सकते हो, जरा समझो, मैं बता देता हूँ आपको। और ये फर्स्ट मेथड हो गया, और सेकंड मेथड में क्या होता है कि आपको लेट करना पड़ेगा, कि लेट 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, और आप कुछ और भी कर सकते हो, टी एस कुछ भी कर सकते हो, और यू वी भी कर सकते हो, मैं चाहता हूँ ठीक है ए ही लिख लेते हैं, ए ही लिख देते हैं, और फिर 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू, दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको कैसे इसको कर सकते हो। तो जरा इसको देखो, जो मेरे पास ये लिखा था, तो मैं हर एक, जब ये लिखा हुआ था, देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मतलब इजी है, कोई ऐसा नहीं कोई मुश्किल है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको दूसरा तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स को हमने क्या लिया, ए, यहाँ ए लिखो, और 1 अपॉन रूट वाई को हमने क्या लिया है, 1 अपॉन रूट वाई को हमने यहाँ पर बी लिया है, इक्वल टू एक इक्वेशन बन गई, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 4a माइनस का 9b इक्वल टू माइनस का 1, ये इक्वेशन नंबर 2। देखो दूसरा मेथड है ये, यहाँ से दूसरा तरीका है कि और दूसरे तरीके से कैसे किया जाता है। तो बस इक्वेशन नंबर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो मैंने 1 यहाँ पर क्या है, 2 ऐसी था, 1 अपॉन रूट एक्स की जगह ए लगा दिया, 3 ऐसी रहा, तो कितना आ गया, ए बी में वैल्यू वो आ गई, लास्ट में वैल्यू निकाल कर रख देंगे यहाँ पर। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 ए, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जा 9 बी, और ये कितना आ जाएगा, और 3 2 जा 6, तो सॉरी प्लस, हाँ ये नहीं, ये प्लस का था ना, हाँ ये प्लस का था, तो ये कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, 10a इक्वल टू 5 बचा, कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया यहाँ पर, और 2a इक्वल टू, बच्चे यहाँ पर जीरो कर देते हैं, जीरो नहीं होता है वो, 1 बचेगा यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, a की वैल्यू हमने किसके इक्वल लेट करी थी, a की वैल्यू लेट करी थी हमने 1/रूट के, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देता हूँ रूट एक्स इक्वल टू 1/2, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। अब ये x की वैल्यू उठाकर जो है आप किसी इक्वेशन में लिख दो, तो y की वैल्यू यहाँ पर, वो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर ये दूसरा तरीका है, कभी आप इसको एक ही जगह सारे को कबाड़ कर डालो, तो मैं कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, ये x की वैल्यू 4 है, ये कभी आप देखो x की वैल्यू 4 आ गई है यहाँ पर, इसको दूसरा पेन लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है काला वाला पेन लेता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास ये, अब देखो मैं ये जो x की वैल्यू 4 है, इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, और लेट से इक्वेशन नंबर 1, तो अब इस वाली इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ ये दूसरा मेथड है, ये यहाँ से जो है मैंने, ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड। ठीक है, कि और भी तरीके से कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना था, मैं इक्वेशन नंबर 1 कितनी थी मेरे पास, 2a, a की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये 1/2, तो मैं a की वैल्यू रख देता हूँ 1/2, और सॉरी 3b इक्वल टू ये, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 बचा, और 3b इक्वल टू 2 इधर ले जाओगे, तो 3b इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, b की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो b की वैल्यू रखने का मतलब क्या हो गया, कि b हमने किसको लेट किया था, b किया था 1/√y को, और स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा ऊपर, इसको हटा देता हूँ, ये कुछ नहीं है ये,
तो स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा y और 1 का स्क्वायर, ये तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये आंसर आ गया दोनों से। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया। देखो लेक्चर थोड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ना है तो फिर अच्छे से समझना पड़ता है, ऐसा कोई घास नहीं खोदी जाती है कि 2-10 मिनट के लेक्चर बनाकर फिर अलग करें। हाँ, लेंथ ऑफ द, जरा समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जब पढ़ोगे तो वहाँ भी एप्लीकेशन कुछ कुछ ऐसी होती है। आप मतलब कुछ एप्लीकेशन दोनों से हो जाती है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और कुछ एप्लीकेशन हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो अलग अलग देखेंगे हम। कुछ ना हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ जो है हमने इसकी एल लेट कर ली, और जो ब्रेथ है यहाँ पर हमने बी लेट कर लिया। मैं लेट वेट नहीं कर रहा, मैंने डायग्राम बना दिया, आप जरा लिख देना उसको, लेट लेंथ भी। मैं चाहता हूँ इतनी स्पेस में, छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये लेट कर लिया। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है ये, रेक्टेंगल इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल, एल सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी बी सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पर कर लिया। लेंथ, अब वो कंडीशन पढ़ने कह रहा है, लेंथ ऑफ द देखो ये जो सैंपल पेपर में 2000 पता नहीं सैंपल पेपर में आया था या उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, मेरे को ध्यान नहीं रहा। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन, अच्छे से समझना, क्वेश्चन को डीकोड करो, क्या मतलब होता है पता करो। देखो वो कह रहा है कि जो लेंथ है, मैंने लेंथ को एल माना है, इज इक्वल को साइन लगाओ, 3 लेस देन का मतलब 3 को माइनस करना है, किस में से करना है, 3 लेस देन 3 को माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, देन 5 टाइम्स द ब्रेथ, ब्रेथ का 5 टाइम कर दो, ठीक है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 1। आप समझ गए। दूसरा, सम ऑफ द, देखो सम ऑफ द 6 टाइम्स द लेंथ, लेंथ का 6 टाइम्स कर दो, मैंने लेंथ को 6 से मल्टीप्लाई कर दी, बीच में प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि उसमें सम बोला है, एंड 2 टाइम्स द ब्रेथ, ब्रेथ विड्थ, विड्थ का 2 टाइम्स कर दो, तो विड्थ मेरे पास बी थी तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके इक्वल हो जाता है, इक्वल टू 646। लो बन गई दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 उठाकर कैसे भी कर दो एलिमिनेशन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, कोई मेथड वेथड का नाम नहीं दिया रखा है यहाँ पर, कभी आप आपकी मर्जी हो कैसे भी, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिखने के लिए जा रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर, तो एल की वैल्यू यहाँ पर 5b माइनस का 3 प्लस का 2b इक्वल टू 46, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 30 और 18, 2b इक्वल टू 46, तो कितना आ जाएगा, 30b ये 2b ये, तो कितना आ जाएगा 32b, और 18 को इधर जाकर प्लस कर दो तो 46 प्लस 18, तो कितना आ गया यहाँ पर 14 और 5 6, ये आ जाएगा 64, और 64 की 32 की टेबल में, यहाँ तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू निकाली, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2 आ गई। अब ये बी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, कितना आ जाएगा एल 5b माइनस का 3, तो 2 5 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 5 एक ही बात होता है। ये थोड़ा सा मैं इसलिए जो है करता हूँ कि जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं मैथ में उनको थोड़ा सा समझना आ जाए। तो यही आएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, 16 तो जा, हाँ ठीक है, पूजा टाइम जाएगा, बी आ गया, यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितना 10 माइनस 3 दैट इज 7, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है, विड्थ कितनी आ गई, विड्थ आ गई हमारे पास, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, विड्थ आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो दिस इज आंसर। आप समझ रहे हो, ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, कैसा है आप देखो जरा, ये आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा है। अब ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो उसने हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समझ जाओ ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम का मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एक बॉक्स बना लो, जो भी बॉक्स होता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन उसकी औकात के हिसाब से करो, यहाँ पर फिर बार बार उसको वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है यूज कर सकते हो, यहाँ एक्स की वैल्यू लिखो, वाई की वैल्यू, तो ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो बॉक्स है कौन सी इक्वेशन का, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, तो एक्स की वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, देखो देखो यहाँ पर समझ लो ये, तो 3y इक्वल टू 6 कैंसिल कर दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू आप 0 रख लो, तो इसके अंदर y की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू 0 रख, कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि y की वैल्यू 0 रखनी है, आप y की वैल्यू 1 रख लो, ठीक है, मैं यहाँ पर y इक्वल टू 1 रखने के लिए जा रहा हूँ, y की वैल्यू 1, तो देखता हूँ कितना आता है, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6,
ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि जो आप कोई गलत कर रहे होंगे, आप भी ठीक कर रहे होंगे। ठीक है, बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं दूसरा इक्वेशन का ही बॉक्स बना लेता हूँ। तो अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले ये जरा ग्राफ बना दूं, उसके बाद में नीचे क्या पूछा है वो भी अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12। तो ये बॉक्स बना लेते हैं। जब यहाँ बॉक्स बना रहे हो तो इक्वेशन नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, लेकिन लिख देना चाहिए कि भाई कौन सी इक्वेशन का ये जो डब्बा आपने बनाया है ये कौन सी इक्वेशन का है। उसको थोड़ा पता लग जाएगा एग्जामर को, ऐसा नहीं कि आपको कोई मार्क्स काट देगा। लेकिन वही है कि भाई देखो, किसी को हो सकता है किसी का आधा मार्क्स कट जाए, किसी को हो सकता है 3 मिल जाए, किसी को हो सकता है 2 मिल जाए, तो डिपेंड करता है कि भाई आपने क्या कर दिया है। तो देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रख लो। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर कैसे भी कर सकते हो यार, एक्स की वैल्यू 0 रखना है या मत रखो, कुछ और रख लो, आपकी मर्जी है, 1 रख लो। ठीक है, ऐसा नहीं कोई गलत आ जाएगा, बस ये थोड़ा सा एक्स की वैल्यू 0 रखने से थोड़ा सा ठीक ठाक सी। तो कितना आ गया, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। कितना बचा, माइनस का कैंसिल कर दो। तो एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वाई की वैल्यू क्या रखोगे, वाई की वैल्यू रख लो आप 0 रख लो। वाई की वैल्यू मैं 0 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो वाई ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 12। 2 से कैंसिल कर दो, तो कितनी आ गई, एक्स वैल्यू 6 आ गई। तो 0, वाई की वैल्यू 0 रखने से एक्स की वैल्यू 6 आ रही है। तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, उसने बोला आइडेंटिफाई द सेप रिजल्टिंग फ्रॉम रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पर उसने बोला है कि भाई जब आप ये इनको लाइन को बनाओगे तो ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो आपको उनके इन कहाँ इंटरसेक्शन कर रही है ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन विद द वाई एक्सिस। अभी समझो जरा इसका क्या मतलब है, इसको डी कोड करता हूँ क्वेश्चन और फिर आपको बताता हूँ। तो मैं नेक्स्ट आपको जो है नेक्स्ट उस पर ले चलता हूँ। तो पहले मैं आपको ये जो इक्वेशन है यहाँ पर लिख देता हूँ। और पहला जो ग्राफ बनाऊंगा मैं, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,2, दे नहीं रखे जो हमने निकाले हैं, और 3,1। ठीक है, जो बॉक्स बनाया था उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट बना लिया। तो पहले इनको रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, वाई की वैल्यू 2 है। तो कहीं यहाँ आ रहा होगा, मैं यहाँ पर कलर कोडिंग का यूज करूँगा जिससे थोड़ा पता लग जाए। तो 1 ये 2 ये, तो एक्स की वाई की वैल्यू यहाँ पर यहाँ कहीं होगा। तो 0,2 यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ऑन बाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0, एक्स की वैल्यू 0 होती है। फिर 3,1, तो 3,1, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 और वाई की वैल्यू 1 है। तो 1 2 3 ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो 3,1, मैं इनको मिला देता हूँ। तो हटा देता हूँ मैं ये लाइन ड्रॉ। तो जब आप बना रहे होंगे तो आपके पास तो ये सारी चीज़ें फिजिकली अवेलेबल होंगी। मेरे पास ये थोड़ा सा मुझको अ, बनाने में यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि बार बार इसको एडजस्ट करना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, आई थिंक ये बन जाना चाहिए, हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा सा, ओके थोड़ा सा हो रहा है ये। तो ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ। इसकी ज़रूरत होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हमको बड़ी लाइन की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर बड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लाइन, आपको भी थोड़ी बड़ी ड्रॉ करनी चाहिए। और इस लाइन ये किसकी है ये लाइन,
उसका इक्वेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, एरो का साइन डालकर। तो ये थी हमारे पास, आप इधर लिख दो, कहीं वैसे लिख सकते हो तो, लेकिन उसके थोड़ा पास में लिख दो, तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन जो है हमारा ग्राफ आ जाता है। अब दूसरा, जो जो दूसरा ग्राफ है, मतलब दूसरी जो इक्वेशन है, उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर रेड, ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो इसके पहले, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। तो इक्वेशन मेरे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, और इसके जो कोऑर्डिनेट आए थे वो 4 कॉमा माइनस ये, और मैंने जो कोऑर्डिनेट निकाले थे, और 6 कॉमा 0, ये कोऑर्डिनेट है, रिप्रेजेंट करते हैं इन कोऑर्डिनेट को। तो देखिए, उसने बोला है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू कितनी है -4। तुम कहाँ, यहाँ पर कहीं आएगा, तो 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो 0 कॉमा माइनस का 4, ठीक है। और 6 कॉमा 0, तो 6 कॉमा 0 देखते हैं भाई, 6 कॉमा 0 कहाँ पर है, तो x की वैल्यू 6 है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 0। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये कहीं आप देख रहे हो, तो यहाँ पर 6 कॉमा 0 आएगा। y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहीं पर आएगा। तो हम इन दोनों को एक जो है लाइन है वो मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा स्केल अपना ठीक कर लेता हूँ। ओके, अभी आपको मैं डिकोड करूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ पूछा है। पहले मैं ये जो ग्राफ पूछा है वो उतना बना लेता हूँ, फिर उसके बाद में आपको मैं ये अच्छे से बताऊंगा कि इसका क्या मतलब था क्वेश्चन का। थोड़ा सा इसको बस, हाँ हो गया। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, पूरा कवर हो चुका है। इसको हटा देता हूँ, सीधी लाइन नहीं खींची, स्केल से भी सीधी लाइन नहीं खींची है। ठीक है, तो मैं अब खींचता हूँ सीधी लाइन। ओके, सीधी लाइन खींचने का तरीका ये है। ओके, अब सीधी लाइन खींचेगी, ठीक है। तो ये हमने एक सीधी लाइन खींच ली, और मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेंशन कर देता हूँ, एक किसी दूसरे से करता हूँ। देखिए, ये मेरे पास क्या मिला, अगर आप इसको देखो, मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर। अगर इसको इसका इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, सॉरी ये तो बहुत ही लाइट चल रहा है, कोई दूसरा लेना पड़ेगा, कोई ढंग का पेन मिले मेरे को। ये ले लेता हूँ, इसको मैं ए दे देता हूँ यहाँ पर। ये तो उससे भी ज़्यादा लाइट चल रहा है, ब्लैक कलर ले। हाँ, इसको ए दे देता हूँ मैं, इसको बी दे देता हूँ, ये वर्टेक्स को, और इसको सी। एक देखो, ए पॉइंट, ये जो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 6 कॉमा 0, ठीक है। एक तो ये बताने थे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 कॉमा 0, बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर ये बाई एक्सेस, और ये सीधी लाइन जो एक दूसरे को कट करी है, उसके कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा, देखो बता चुके हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे ये। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर, 0 कॉमा -4, ठीक है। अब देखो उसने क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार, जरा क्या पूछा था। ये तो एक तो दो तीन, आइडेंटिफाई द सेप रिजल्टिंग, एक तो आपको ये बताना था कि भाई इनके बनाने से इस टाइप की सेप निकल रही है विद बाई एक्सेस राइट इट्स बट एक्सेस पर। वो कह रहा है कि एक साइड जब आप बनाओगे, देखो दो लाइन से देखो, अगर आपको एक ट्राइंगल बनाना है तो मिनिमम 3 लाइन होनी चाहिए। तो उसने कहा कि 2 लाइन तो चलो आपने बना दी, ग्राफ में हमने दे रखा था। अरे एक चीज हमारा यहाँ पर रह गया, मैं जरा इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये इसको एरो का साइन लगा कर, मैंने इक्वेशन नहीं लिखा, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12, हाँ ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि भाई देखो, 2 लाइन आपने ड्रॉ कर दी, एक ये कर दी, एक ये कर दी। अब ट्राइंगल थोड़ी बनेगा, कोई शेप थोड़ी बनेगी, शेप के लिए आपको एक लाइन की जरूरत हो रहा है। तो वो कह रहा है भाई एक लाइन आप बाई एक्सेस ले लो। इसका मतलब ये जो आप समझ रहे हो, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये आइडेंटिफाई द शेप रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर्स ऑफ द इक्वेशन विद बाई एक्सेस। आप समझ रहे हो। अब कुछ बच्चों को ये डिकोड करने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। राइट इट्स वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख डाले,
और ये किस टाइप का शेप बन रहा है, तो आप बोल दो कि भैया इट फॉर्म द ट्राइंगल, द शेप ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन इज द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख दो, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर ट्राइंगल। ठीक है, तो किस टाइप की शेप बन रही है हमारे पास, ट्राइंगल। कभी कभी वो और ज़्यादा दिमाग लगा लेता है। क्या कहाँ गया क्वेश्चन, वो कहता है एरिया बनाओ, एरिया निकालो। ठीक है, इसको सेड करने के लिए बोल देता है आपको, एरिया बोल सकता है आपसे। तो एरिया निकालने का तरीका वैसे पूछा नहीं है यहाँ पर, लेकिन पूछ सकता है भाई। ये देखो मैं यहाँ सिंपल सी बात बता दूँ आपको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया, वैसे पूछा नहीं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, एरिया पूछ सकता है। तो एरिया का क्या मतलब होता है, हाफ इंटू बेस। तो बेस इसको ले लो, देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आपको दे ही नहीं रखी, अरे निकाल सकते हो ना। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6 इंटू हाइट। हाइट क्या है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक 6 ही है। एक बॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बॉक्स। 2 की टेबल से कैंसिल करो, 3 जा 6, 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट्स या एरिया। ये भी पूछ सकता है, शेड करने के लिए बोल सकता है, रीजन को शेड करे। तो देखो मतलब ये मैंने मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा फिर उस केस में ये। तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन तो ज्यादा उसने पूछा नहीं, तो ऐसा ऐसा बन सकता है। अब ऐसा नहीं कि भाई इसी चीज को बार बार आप पीएचडी करते रहो, बार बार कि भाई मैं, आप दुआ करो ऐसा क्वेश्चन आए, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका ग्राफिकल मेथड ठीक है, रिप्रेजेंटेशन प्रिंट ठीक है, तो आपको ज्यादातर मैक्सिमम वो एरिया और उसका रीजन को सेट करे ऐसे ही पूछ लेता, कोऑर्डिनेट निकलवा लेता, उससे ज्यादा कुछ नहीं करवाता है। तो ये जो क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये मैंने सीबीएसई के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मटेरियल है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारा मटेरियल। तो आप जाकर पढ़ भी सकते हो, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि सारा सीबीएसई का जितना भी मटेरियल है उसको भी कराऊँ, अपना जो भी मेरा मटेरियल है वह उसको भी कराऊँ मैं आपको। और आपको कोई मटेरियल की मैं नहीं जानता हूँ कि आपको कोई दिक्कत होने वाली, मटेरियल मैं आपको बहुत भर भर कर प्रोवाइड करूँगा। और जितना भी मटेरियल्स होता है वो सारा का सारा मेरे और टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, आप जा सकते हो उसको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप मुझको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज डाल दो, कोई क्वेश्चन है आपका वो डाल दो, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं दूर करूँ। तो ये हम अपना जो लेक्चर है उसको, मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।